हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग देखिए क्या चीज़ पढ़ेंगे। आज हम लोग जो देखिए 2021 में जो पेपर आया था, यानी कि 2021 जनवरी यानी 31 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं जिसमें 1 to 30 क्वेश्चंस थे। आज जो 31 से 60 तक के क्वेश्चंस की सीरीज़ है। क्योंकि फ्रेंड्स आप अच्छे से जानते हैं एक ही वीडियो में इसलिए नहीं सॉल्व कराती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा जो है ये क्लास चला जाता है, ठीक है ना। तो उसमें आप लोग भी बोर हो जाते होंगे कि जो है काफ़ी लंबा है, बाद में पढ़ लूँगी, इस तरह से एक थिंकिंग बन जाती है। इसलिए आप लोग थोड़ा पढ़ें, लेकिन क्या है, मन लगा कर पढ़ें। जो चीज़ें समझाई जाती है वो चीज़ें आप अच्छे से समझ लें तो क्या होता है, पेपर सॉल्व करने के वक्त आप लोगों को चीज़ें अच्छे से याद आ जाती हैं और आप लोग अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। और जो कथन वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे ख़ास तौर से आप लोग अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक एक को कहते नहीं शब्द से गलत हो जाता है और एक एक शब्द से सही हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि उर्दू के नोट्स कैसे प्रोवाइड होंगे और जो क्लासेस हैं वो कैसे आप लोगों तक पहुँचे। तो शायद जिनके कमेंट्स हैं उन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए उन तक जो वीडियोस हैं, जो क्लासेस हैं वो नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर क्लास प्रोवाइड हो जाए और नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। और रहा सवाल नोट्स का, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। और भी जो सब्जेक्ट हैं उसके भी नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, प्लस आपको उर्दू के भी पीडीएफ नोट्स फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जो 2021 में पेपर हुआ था उसकी सीरीज़ का 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। बी है प्रोजेक्ट कार, तुलना और विभेद करना। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि देखिए ये क्या है, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? तो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं और अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं? तो वाद विवाद के मुद्दों को यानी वाद विवाद मुद्दों के करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्लस क्या होता है, प्रोजेक्ट कार तुलना और अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका, यानी कि ए भी आपका सही हो जाता है, बी भी सही हो जाता है और सी भी सही हो जाता है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में ए, बी और सी सही है, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में ए आपका है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी आपका हो जाता है संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित है जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया जाता है, ठीक है ना। तो विवरण दिया जाता है तो इसलिए ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके मतलब जो कथन ए है वो राइट हो जाता है।
उसके बाद है संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं और जैसा संविधान में उनकी संकल्पना की गई है। तो संस्थाओं संख्याओं को ऐसे चित्रित किया गया जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी संकल्पना की गई है। इन दोनों पाठ्यक्रमों में लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। तो देख लेते हैं इसमें आपका कौन सा राइट हो जाता है। और एक और ऑप्शन है, लोगों व क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ए, बी और सी। ठीक है ना। तो यानी कि सही विकल्प का चयन करें तो ए, बी और सी आपका ये राइट हो जाता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। यानी लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? तो आपका ऑप्शन है कारण और प्रभाव, और बी है परिस्थितियों के बारे में परिकल्पना बनाना, सी है अनुभवों की तुलना करना, और डी है आपका परिस्थितियों के अनुमान यानी परिस्थितियों में अनुमान लगाना। तो आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है, पहले आंसर पर चलने से पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। घटनाक्रम का जिक्र करके शिक्षक परिस्थितियों में अनुमान लगा रहा है। क्या है? अनुमान लगाना है वाले कौशल पर जोर दे रहा है, क्योंकि वो अनुमान लगा रहा है ना। और कोरेगांव महाराष्ट्र में स्थित इस स्थान पर अंबेडकर तथा उनके भाइयों के प्रति भेदभाव हुआ है। तो वो क्या कर रहे हैं? तो परिस्थितियों में अनुमान लगा रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, या पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, या एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो इसमें देख लेते हैं। देखिए, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना विषय का परिचय देने की सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि है। क्योंकि क्या होता है कि जब बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम है? तो मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं के साथ चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है, या मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है, या मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है, या मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उसमें निर्धारित होती है? तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में कवि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। किस बात की? देखिए, किस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि मानवीय शुद्धता, क्या कि मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, और यह निर्धारण ईश्वर के द्वारा किया जाता है। इसलिए एक शिक्षक के तौर पर इस कविता का विश्लेषण इसी रूप में किया जाना चाहिए। तो आपका जो देखिए सी ऑप्शन हो जाता है, मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है। तो आपका ये आंसर राइट हो जाता है, मानवीय शुद्धता जन्म में निर्धारित होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। तो आपका एक कथन है, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, या अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, या भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। और देखिए, सही विकल्प का चयन करें। तो ए, बी, सी सही है, या बी और सी सही है, या केवल ए सही है, या ए और बी सही है? तो देख लेते हैं इसमें।
देखिए पृथ्वी के क्या है, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना। तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित को केंद्रित करता है। देख लें, पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, और भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। और देखिए क्या है, भारत के अतीत से सीख लेना, ये हो जाता है। इसलिए आपका ए, बी और सी आपके ये सही हो जाते हैं, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, यानी राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? देखिए, परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। अब इसमें देख लें कौन कौन से विकल्प सही है। ए, सी और डी सही है, बी, सी और डी सही है, ए, बी और सी सही है, या ए, बी और डी सही है। तो इसमें समझ लेते हैं। देखिए, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का प्रयोग एक शिक्षक कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमण गति, दिन रात का होना और मौसमी परिवर्तन में अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकता है, लेकिन वर्षा का वितरण इन दोनों माध्यमों के आधार पर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए आपका देखिए कौन सा सही हो जाता है, ए, बी और आपका सी सही हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाता है। क्या है कि वर्षा का जो वितरण है, ठीक है ना, जो वर्षा का वितरण है इन दो माध्यमों के आधार पर नहीं बताया जा सकता। तो आपका ये गलत हो जाता है और आपके जो है ए, बी और सी राइट हो जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? तो खनिज संसाधन, उद्योग, ऊर्जा संसाधन हमारे पृथ्वी के अंदर। तो सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें हम देख लेते हैं कि लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्यपुस्तक के खनिज संसाधन, कौन? तो खनिज संसाधन। उसके बाद उद्योग, क्या है? उद्योग और ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन जैसे अध्यायों के अंतर संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होगी। और इन तीनों अध्यायों में लोहे से संबंधित सभी जानकारियां मिल जाएंगी। किसमें किसमें? तो खनिज संसाधन में, उद्योग में और ऊर्जा संसाधन में। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है ए, बी और सी हो जाता है, और हमारे पृथ्वी के अंदर ये आपका गलत हो जाता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। तो विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार का कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना, विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाता है? तो इसमें आपका देखिए विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ये आपका सबसे सही आंसर हो जाता है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, मतलब क्या क्वेश्चन कह रहा है इसको एक बार से फिर समझ लेते हैं कि एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या होगी? तो विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। देखिए डॉक्यूमेंट्री दिखाना पहला है, वनों के प्रकार का कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूह में बांटना, और जो है विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण करना। अगर आप बच्चों को क्षेत्र भ्रमण करा देते हैं, उनको जो है डायरेक्ट आप जो है जो आपका पॉइंट होता है, जो आपका टॉपिक होता है, उससे आप डायरेक्ट रूबरू करा देते हैं, यानी सामना करा देते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, उस चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं, और जो चीज़ें समझते हैं वो फिर कभी नहीं भूलते हैं। ठीक है ना। तो विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन अगर आप आयोजन करा देंगे तो ये आपका सबसे राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल।
अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। हालिया भूकंपीय घटना पर आधारित चर्चा या भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना या भूकंप के प्रकार या भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तो इसमें हम देख लेते हैं भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल की बात हो रही है। ठीक है, तो भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने के लिए शिक्षक को भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर ज़्यादा बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? तो जो उस टाइम जो सावधानियां बरती जाती हैं, जैसे क्या कहते हैं कि भूकंप आ जाए और आप टेबल अगर कहीं पे पड़ी, जैसे टेबल पड़ी है, तो आप क्या करें, उस टेबल के नीचे आप बैठ जाएं, उस टेबल के आप नीचे बैठ जाएं तो सबसे सही ये चीज़ हो जाती है। इस तरह से समझाया भी जाता है, बताया भी जाता है जब भूकंप से सावधानियां बरतने के बारे में बताया जाता है। तो इसमें ये हो जाता है कि भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद है आपका तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? तो उद्यान कृषि का अधिकार, व्यावसायिक वन पालन का अधिकार, खेती करने का अधिकार या मछली पकड़ने का अधिकार। तो इसमें आपका हो जाता है, देखिए, तवा बांध भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि तवा बांध क्या है। तो भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है। ठीक है ना, नदी घाटी परियोजना है। और देखिए कि इसके अंतर्गत नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी पर बांध बनाया गया है। कौन सी नदी? तो नर्मदा की सहायक नदी, ये नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी कौन? तो तवा बांध क्षेत्र सहायक नदी यानी तवा नदी पर बांध बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। देख लीजिए, होशंगा, ये आप नोट डाउन करते चलिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस, इस तरह से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। ठीक है ना। तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो होशंगाबाद जिले में स्थित है। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर संगठित हुए थे। किसको? तो मछली पकड़ने के अधिकार को। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी कि मछली पकड़ने के अधिकार को। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकार करता है, लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, या यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है? तो क्या क्वेश्चन है कि व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। तो इसमें देख लेते हैं कि विविधता की सबसे बड़ी विशेषता है लोगों की विशिष्टता को स्वीकार करना। किसको स्वीकार करना? तो विशिष्टता को स्वीकार करना। तो इसलिए आपका जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इस पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। विविधतापूर्ण समाज का भौगोलिक परिवेश में विभिन्न विशिष्टताओं वाले लोग वास करते हैं और उनकी अपनी विशिष्टता होती है और विशिष्ट पहचान समूहों का सह अस्तित्व होता है और वो लोगों के बीच भेदभाव नहीं बढ़ाता है। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। तो क्या है? तो विशिष्टता को स्वीकार करता है। उसके बाद क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के, देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब कथन जो गलत है उसको देखना है। तो इसमें भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। तो और इसमें क्या है? भारतीय लोकतंत्र की विशेषता देखिए निम्नलिखित हैं, सरकार के लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी
और उसके बाद है भारत में पहला आम चुनाव 1950 ईस्वी में हुआ, और ये भी आपका सही हो जाता है और आपका ये भी सही हो जाता है। और इसमें देखना क्या है, कौन सा कथन गलत है उसको देखना है। भारतीय जनता एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। देखिए पहले तो नहीं कर सकता था, यानी देखिए स्वतंत्रता पश्चात मताधिकार, पूर्व में किसी को भी मताधिकार का अधिकार नहीं था, इसलिए देखिए गलत है, यानी नेगेटिव है, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाता है। और ये भी देख लेते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया, ये भी आपका सही हो जाता है। लेकिन गलत कौन हो जाता है कि भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, जो आपका गलत हो जाता है क्योंकि पहले मतदान नहीं कर सकता था। उसके बाद क्वेश्चन है, भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? तो 4 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष। तो आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका 5 वर्ष हो जाता है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं कि देखिए 73वें क्या कौन सा, तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है, और ग्राम स्तर पर यानी गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर और यानी पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना। और इस कार्यकाल यानी इसका कार्यकाल कितने वर्ष है? तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है ना, इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। और पंचायत के भंग होने पर 6 माह के अंदर निर्वाचित होंगे। कितने माह के अंदर निर्वाचित होंगे? तो 6 माह के अंदर निर्वाचित होंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस अफसर या पुलिस अधीक्षक। तो पुलिस थाने के जो प्रभारी का पदनाम स्टेशन हाउस अफसर है। कौन? तो स्टेशन हाउस अफसर। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सी ऑप्शन हो जाता है वो आपका राइट हो जाता है। और इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका रैंक इंस्पेक्टर का ही होता है। किसका होता है? तो इंस्पेक्टर का ही होता है। और एसएचओ की किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने का न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। और शहरी थानों में एचएसओ की तैनाती होती है, जबकि ग्रामीण थानों में थाना प्रभारी या दरोगा को इस जिम्मेदारी का निर्वाह करना होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन के निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, या पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी सुरक्षा का अधिकार, या अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, या महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो आपका इसका हो जाता है कि हिंदू अधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन के निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया? तो महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो न्यायपालिका को, अटॉर्नी जनरल को, भारत के राष्ट्रपति को या संसद को। तो भारत की न्यायिक व्यवस्था यानी इकहरी और न्यायालय एकीकृत है, जिसमें सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम है, और उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उच्चतम न्यायालय आपका दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 का कितना? तो अनुच्छेद 124 में दिया गया है, और न्यायालय को भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अनुनिर्णायक माना जाता है। इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है, आपका आंसर आपका देखिए न्यायपालिका हो जाता है। यानी भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है?
तो आपका न्यायपालिका को माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है। तो उसे क्या कहा जा सकता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे है, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक, दलित एवं अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। तो इसमें देख लेते हैं कि अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी 1989 का संबंध अनुसूचित जाति, दलित एवं अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समुदाय को न्याय दिलाने से है। इसे हरिजन एक्ट भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाता है वो आदिवासी एवं दलित हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है? तो गणतंत्रात्मक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष या उदारवादी। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका संघवाद हो जाता है। संघवाद क्यों हो जाता है इसको भी समझ लेते हैं। संघवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें एक से ज्यादा स्तर की सरकार होती हैं। क्या होती है कि एक से ज्यादा स्तर की सरकारें होती हैं। और संघवाद शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द फीडस से हुई है, जिसका अर्थ है कि एक प्रकार का समझौता या अनुबंध। वास्तव में संघवाद को दो तरह की सरकारों के बीच यानी सत्ता साझा करने और उनके संबंधित क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता होता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन करती है? तो सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना या न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना? ए और बी दोनों या ए और बी दोनों नहीं, केवल ए और केवल बी। तो आपका इसमें जो आपका आंसर हो जाता है ए और बी दोनों। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादातर देखा गया है कि जो सही होते हैं ए बी आपका जैसे सही है या ए बी सी डी, तो अगर ज़्यादातर ऐसा ही है कि सारे सही ही होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें एक सही है एक गलत है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आए और आप लोगों को वो चीज़ नहीं पता है तो ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप जिसमें सारे सही हैं उसी पे टिक करें। और जैसे बहुत ज़्यादा मजबूत पकड़ है, कोई चीज़ को आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है और फुल कॉन्फिडेंस है उसमें, तब आप उस तरह के क्वेश्चन करें कि एक सही यानी कि ए सही है बी गलत है या बी सही है ए गलत है। इस तरह के आप तब चूज़ करें जब आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि नहीं यही सही है। वरना आप लोग जैसे ए और बी दोनों सही हैं तो इस तरह से आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, नई दिल्ली में वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। उसकी शैली पुरानी दिल्ली की जैसे से कैसे श्रेष्ठ है? कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं और इमारतों को दूर करने से कैसा देखा जाना चाहिए? तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका बी हो जाता है, यानी कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। यानी नई दिल्ली के वास्तु शैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। तो इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षक को इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि कैसे यह ब्रिटिश महत्ता पर और विस्मय का भाव पैदा करता है किसी इमारत को देखने आने वाले पर्यटकों की मात्र यानी संख्या मात्र में किसी वस्तु यानी वास्तु शैली की भव्यता का बखान नहीं किया जा सकता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका बी हो जाता है, कैसे आप ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं।
इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं। अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, या भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, या भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो देख लेते हैं, वो कौन सा आंसर हो जाता है। आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है, यानी कि अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत पूर्व काल में घटी घटनाओं में निरंतरता और परिवर्तन के तथ्यों को रेखांकित करना शामिल है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि वर्तमान में उनकी कितनी प्रासंगिकता है। ऐसा करने से अवधारणा के स्तर पर अधिगमकर्ताओं की बौद्धिक में विकास होगा और इतिहास को भली भांति समझ पाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि अधिगमकर्ताओं में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना। उसके बाद क्वेश्चन है, आपका समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए। देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, या विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, या सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, या विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो इसमें है अपने आसपास घटने वाली घटनाओं से परिचित होना। उसके बाद है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना। उसके बाद आपका हो जाता है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, और सनसनीखेज खबर मुहैया न करना। तो यानी आपका जो डी ऑप्शन हो जाता है, ए बी और डी ये आपके सही हो जाते हैं। ए बी और डी यानी देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, ये आपका सही हो जाता है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये आपका राइट हो जाता है। सनसनीखेज मुहैया खबर यानी जो सनसनीखेज खबर है उनको मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, तो ये नहीं आपका सही होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। और विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, तो आपका ये राइट हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग आपका ए बी और डी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। और उसके बाद आपका हो जाता है सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, और आपका हो जाता है संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, और यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, ये आपका गलत हो जाता है। इसलिए आपका ए बी और सी आपका सही हो जाता है, और ये आपका सी ऑप्शन में, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हों। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो आपका इसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर राइट हो जाता है। आपका इसमें देखिए ए और सी राइट हो जाता है। क्यों हो जाता है इसको भी समझ लेते हैं। विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना चाहिए। तो जो संस्कृति है उससे जुड़े उदाहरणों को कक्षा में चर्चा करें। किसी चीज़ पे आप चर्चा करेंगे तो वो चीज़ बच्चों के लिए बेस्ट होती है। और केवल यहाँ पे आ गया, इसलिए आपका ये गलत हो जाता है। और अपने व्यक्तित्व अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तो इस अकॉर्डिंग आपका ए और सी सही हो जाता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है, यानी राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना,
उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं या अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। तो आपका जो बी ऑप्शन है, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। तो आपका ये राइट हो जाता है, क्योंकि दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है भारत का संविधान, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग या C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें द्वितीय स्रोत का उदाहरण क्या है? तो द्वितीय स्रोत का उदाहरण आपका हो जाता है C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये आपका राइट हो जाता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न, सतनार कृत मणिमेखलई, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, राम सुंदरी देवी कृत अमर जीवन। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। इसमें आपका हो जाता है राम सुंदरी देवी कृत अमर जीवन। तो ये आपका राइट हो जाता है। इस पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी राम सुंदरी देवी द्वारा लिखित अमर जीवन नामक पाठ्य पुस्तक को, यानी जो उनकी पाठ्य पुस्तक थी अमर जीवन, आत्मकथाओं के लिए संदर्भित कर सकते हैं। और राम सुंदरी देवी प्रथम भारतीय महिला थी। कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने अपने जीवन पर आत्मकथा लिखी थी। यानी अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने अपने जीवन पर आत्मकथा लिखी थी, तो वो कौन हो जाती हैं? तो वो राम सुंदरी देवी हो जाती हैं। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1809 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल के पबना गांव में हुआ था। अब चलते हैं आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, या मानव विकास। तो इसमें आपका हो जाता है, यानी कि भूगोल के किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? तो विकास और विस्थापन। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको भी समझ लेते हैं कि भूगोल शिक्षण को संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन और मानव विकास से जुड़े संदर्भों का विकास करना चाहिए। किनका विकास करना चाहिए? तो संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन और मानव विकास से जुड़े संदर्भों का विकास करना चाहिए। ये सभी मुद्दे भूगोल से संबंध रखते हैं। तो इस अकॉर्डिंग आपका विकास और विस्थापन राइट हो जाता है। इसमें और देख लेते हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ए बी और सी सही है, ए बी और डी सही है, केवल ए और बी सही है, केवल ए और डी सही है। तो इसको समझ लेते हैं। ए बी डी आपका सही है, ए बी और डी आपका सही है। तो संसाधन और संरक्षण, देखिए यहाँ पे क्या है, संसाधन और संरक्षण भी आपका हो जाता है, प्लस विकास और विस्थापन भी हो जाता है, प्लस मानव विकास भी हो जाता है। तो इसलिए आपका ए बी और डी राइट हो जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहता है, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना, या चर्चाओं को न्यूनतम रखना, या पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। तो इसमें क्या है, एक सक्रिय समाज विज्ञान की कक्षा में तो चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो बी हो जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू।